है कि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत जाती है और 50% वोट शेयर आ जाता है, तो ऐसा करने वाली बीजेपी भारत के इतिहास में पहली पार्टी बन जाएगी। सवाल यह है कि क्या वो रामलला के नाम पर होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि भारत में 1984 में कांग्रेस ने 400 सीटें पार की थी, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 48.1% था और इस जीत का कारण था इंदिरा गांधी की सरेआम हत्या यानी असैसिनेशन, और कांग्रेस को इसके बाद सिंपैथी वोट्स मिले थे और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे इमोशंस और लहर कैसे डिसाइड करते हैं कि गद्दी पर कौन बैठेगा। और 22 जनवरी को जो नजारा हमको देखने को मिला था, हर मुख पर राम था, हर स्क्रीन पर राम के अयोध्या के विजुअल्स थे, तो क्या ये जोश बीजेपी को 2024 में 400 पार करवा देंगे? यही रिमझिम के आज के 5 पॉइंट्स है और आंकड़े के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूं कि पहला है, राम मंदिर से उत्तर जीतना क्या बीजेपी का तय है? दूसरा, कौन से राज्य देंगे बीजेपी को टेंशन? तीसरा, क्या कहता है पिछला चुनावी आंकड़ा? चौथा, CSDS के सर्वे ने क्यों चौंका दिया है? और पांचवा, RSS का सर्वे कैसे बना गेम चेंजर? और आई एम श्योर कि इससे पहले आपने भी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा जहां हर स्क्रीन पर 22 जनवरी को एक ही विजुअल था, हर गली में भगवा झंडे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन उसमें से ज्यादातर सीटें तो 8 राज्यों से ही आ गई थी, यानी 223 सीटें तो 8 राज्यों से ही आ गई। कौन कौन से राज्य? ये आंकड़ा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो 2024 में क्या होगा उसके लिए आपको आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आप देख लीजिए कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने कैसे उत्तर भारत को जीतना तय कर लिया है और आंकड़े क्या कहते हैं। इस वक्त भारत में 2024 चुनावों के लिए 543 लोकसभा सीटों की लड़ाई है और कयास लग रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। मगर कैसे? इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं भारत के उत्तर राज्य यानी नॉर्थ इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुत्व पॉलिटिक्स यहीं चलती है और राम मंदिर समारोह के बाद बीजेपी इन राज्यों में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत सकती है। 2019 में बीजेपी कुल 303 सीटें जीती थी और ज्यादातर सीटें इन 8 राज्यों से आई थी, यानी 223 सीटें। उसमें से राज्य हैं उत्तर प्रदेश जिसमें 62 सीट्स आई, मध्य प्रदेश 28, गुजरात 26, कर्नाटक 25, राजस्थान 24, महाराष्ट्र 23, वेस्ट बंगाल 18 और बिहार 17। मतलब हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने 178 सीटें जीती और नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों में से भी बीजेपी 14 जीत गई और बाकी की कुछ एनडीए के साथी जीते। ईटीजी के मुताबिक इस बार बीजेपी को यूपी में 8 से 12 सीटों का फायदा मिल सकता है। 5 और 7 से सीटों का फायदा बिहार में भी मिल सकता है, क्योंकि राम के नाम पर जो सरकार के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सत्ता विरोधी लहर थी, वो भी अब इमोशंस के साथ बैलेंस्ड हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमें नौकरी और महंगाई से मतलब नहीं है, बस राम आ गए काफी है, वो सब बेहतर करेंगे। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी राम लहर से बीजेपी को फायदा मिलेगा। और आपको ये भी याद होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह से पहले कुछ दिन पीएम मोदी ने दक्षिण में निकाले और वहां के बड़े से बड़े मंदिर में पूजा की। इसका मतलब साफ है कि इस बार दक्षिण में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतने का सीक्रेट प्लान बना लिया है। कर्नाटक में बीजेपी को पुरानी दोस्त जेडीएस भी साथ में मिल गई है। देखिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के देवेगौड़ा साहब कंधे का सहारा लेकर राम मंदिर समारोह में अयोध्या पहुंचे। और दूसरा सवाल आ जाते हैं कि कौन से राज्य दे सकते हैं बीजेपी को टेंशन। देखिए, पूरे भारत में इस वक्त यही आइडिया बन गया है कि नॉर्थ इंडिया तो बीजेपी ले जाती है और साउथ इंडिया में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि उसने तेलंगाना और कर्नाटक जीत लिया है और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स चलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो बीजेपी को वो 400 का आंकड़ा पार करने के लिए रोक सकते हैं। बीजेपी के लिए 400 का आंकड़ा इतना भी आसान नहीं है बॉस। 2019 में 72 सीटों पर बीजेपी रनर अप थी, यानी वो ये 72 सीटें हार गई थी।
पर दूसरे नंबर पर बीजेपी थी अगर हम वोट गिने तो। इन 72 में से 15 तो कांग्रेस ने जीती, टीएमसी के खाते में 21 आई, बीएसपी के पास 10, समाजवादी पार्टी के पास 5, बीजेडी के पास 11 और अन्य के खाते में 10। अब आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य वो थे। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज और वेस्ट बंगाल। इनमें से 17 पर बीजेपी सिर्फ 5% वोट से हारी थी। अगर इन 71 में से 10% वोट भी स्विंग हो जाते हैं बीजेपी के पक्ष में तो बीजेपी पिछली बार से 38 ज्यादा सीटें कमा लेगी। इसका मतलब क्या हुआ? 303 + 38 = 341। और अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी ने तो वैसे भी बैक स्टेज पर सेंटर को सपोर्ट दे रखा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की 303 सीटें इंडिया की वजह से घटेगी या फिर राम के नाम पर 400 पार कर लेगी बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा। तीसरा देख लीजिए क्या कहता है पिछला चुनावी आंकड़ा, क्योंकि आगे की रणनीति समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि पिछली बार चुनाव में क्या और कैसे हुआ था। 2019 की बात करूं तो बीजेपी को 37.36% वोट शेयर और ऐतिहासिक 303 सीटें, और पूरे एनडीए की बात करूं तो 353 सीटें मिली थी। मतलब पिछली बार से अगर 47 सीटें और ज्यादा मिल गई बीजेपी को या पूरे एनडीए को तो 400 का जादुई आंकड़ा पार कर लेंगे ये लोग। कांग्रेस के पाले में पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 सीटें आई थी, मतलब 19.49% वोट शेयर, और पूरे यूपीए की बात करूं तो 91 सीटें, और अगर मैं अन्य पार्टियों का भी इसमें जोड़ देती हूं तो 99। यूपीए जो कि अब इंडिया गठबंधन हो चुका है, अगर अपनी सारी प्रॉब्लम सुलझा देता है, सीट शेयरिंग सुलझा देता है, तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूने से रोक सकता है। चौथा देखिए कि एक सीएसडीएस ने सर्वे किया है और उसके नतीजे जब आप सुनेंगे इस पॉइंट में तो आप सच में चौंक जाएंगे। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा। और पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैसे आरएसएस का सर्वे गेम चेंजर बन गया बीजेपी के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि 22 तारीख को हर गली में, हर राज्य में ऐसा माहौल क्यों बना हुआ था, ऐसा जोश क्यों था, हर जगह आपको भगवे झंडे दिख रहे होंगे, हर जगह रैलियां दिख रही होगी। इसके पीछे पूरी आरएसएस की रणनीति थी। अब वो कैसे 2024 के चुनावों में बीजेपी को फायदेमंद रहेगी वो आपको इस पॉइंट से समझ में आएगा। राम मंदिर समारोह से पहले आरएसएस ने पूरे देश में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम चलाया। वीएचपी, बजरंग दल से लेकर सारे संगठन इसमें काम पर लगाए गए। यहाँ तक कि बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया। देश भर में आरएसएस ने 12 करोड़ परिवारों तक राम मंदिर का न्योता यानी अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत ये न्योता पहुंचाया। और मैं आपको बता दूं कि यह आधिकारिक राम मंदिर का न्योता नहीं था जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं को मिला था, बल्कि ये निमंत्रण के रूप में 2 पैम्पलेट्स और चावल थे। इसमें राम मंदिर आंदोलन की जानकारी थी और ये पाकर लोगों में अलग ही जोश जग गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस ने इस रणनीति के तहत एक प्रकार से अनाधिकारिक सर्वे भी कर लिया। 5 लाख गांवों और 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक आरएसएस पहुंची और जाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे गिनवाए और लोगों से फीडबैक लिया। सबसे एक फॉर्म भरवाया गया। आरएसएस ने इस दौरान एक बड़ा डेटा देश भर से जुटा लिया है और अब जमीनी स्तर पे मिले इस फीडबैक का असर बीजेपी को 2024 में चुनावी कार्यक्रम में मिलने वाला है। और सिर्फ निमंत्रण ही नहीं, बल्कि 22 जनवरी वाले दिन आरएसएस ने माइक्रो लेवल पर हर गली में रैलियां निकलवाई और पूरे देश के हर कोने में राम नाम के कार्यक्रम करवाए और हर किसी को जोश से भर दिया। एक नजारा तो हर किसी की स्क्रीन पर चल रहा था जो कि अयोध्या से लाइव था, और दूसरा जमीनी स्तर पर जो पूरे विश्व भर में चल रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस राम राज्य वाले माहौल के बाद बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें और चैलेंजेस और ज्यादा बन गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि राहुल गांधी अभी एक नया यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें क्या सलूक हो रहा है, क्या आरोप लग रहे हैं,
उनको एंट्री नहीं मिल रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये सब माहौल तो चलता रहेगा, लेकिन असली परीक्षा जब होगी जब 2024 के चुनाव होंगे और उसका नतीजा आएगा। जो भी होगा वो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।